नमस्ते, मेरा नाम रोहित श्रीवास्तव है एंड from today onwards I am going to start the online lectures through YouTube channel and in this YouTube channel what I am going to do is मैं अभी इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स और कोशिश करूँगा बायोलॉजी के भी वीडियो लेक्चर्स अपलोड करूँ। साथ में आज से जो मैं ट्रेंड स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो ये है कि 12th में डेरिवेशंस और लॉज बहुत ज़्यादा आते हैं। सो मैंने जो सीरीज चूज की है स्टार्ट करने के लिए आज से, उसको नाम दिया है 12th डेरिवेशन सीरीज, जो आप देख सकते हैं पीछे लिखी हुई है। एंड इस 12th डेरिवेशन सीरीज में व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, हम जितने भी 12th के डेरिवेशंस हैं फ्रॉम चैप्टर 1 टू चैप्टर 14, मैं सीबीएसई की बात कर रहा हूँ, हम जितने भी डेरिवेशंस हैं वो कवर अप और लॉज को जो है कवर अप करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद जब ये सीरीज खत्म हो जाएगी देन आई विल स्टार्ट द चैप्टर्स वन बाय वन। हम फिर से उन चैप्टर्स में ये लॉस को कवर अप करेंगे, बट ये सीरीज जिसको मैंने नाम डेरिवेशन सीरीज दिया है वो डेरिवेशन सीरीज उन बच्चों के लिए है जो डेरिवेशन करने में कहीं ना कहीं कठिनाई को महसूस करते हैं। सो आई होप आप सभी बच्चे मेरे साथ एंजॉय करेंगे पढ़ाई करना। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम अपना पहला टॉपिक विच इज नोन एज कूलम्स लॉ। सो अगर आप कूलम्स लॉ की बात करें तो कूलम्स लॉ को दिया था चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम ने 1785 में, जिन्होंने ये बताया कि हमारे पास अगर दो स्टैटिक पॉइंट चार्ज हैं, ओके, सो उनके बीच में चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन क्या होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये जो फोर्स लगेगा वो हमेशा दोनों पॉइंट चार्जेस को जो लाइन ज्वाइन कर रही है उनके अलोंग लगेगा, उस लाइन के अलोंग। इसके बाद ये जो आपका कूलम्स लॉ था ये इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता था। दीज आर द की पॉइंट्स ऑफ दिस कूलम्स लॉ। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ एक्चुअली में है क्या। सो लेट्स सपोज मेरे पास दो पॉइंट चार्जेस हैं, एक प्लस क्यू एंड दिस प्लस क्यू। It can be your plus q and minus q2, okay, or it can be your minus q minus q2. So in all the things what the thing will be इनके बीच में होगा क्या, देखिए अगर मैं दो प्लस चार्जेस को पास में लेके आऊंगा सो दे विल रिपेल ईच अदर, ठीक है। अगर दो अनलाइक चार्जेस को मैं पास में लेके आऊंगा दे विल अट्रैक्ट ईच अदर, एंड इन द सेम वे यहां पे भी माइनस माइनस साइन है सो दे विल रिपेल ईच अदर। बट जब ये आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, ये दोनों पॉइंट चार्जेस जब आपस में एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं तो कितने फोर्स से या तो अट्रैक्ट करेंगे या फिर रिपेल करेंगे, ये हमें किसने बताया, कूलम सर ने। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर मेरे पास मान लीजिए दो चार्जेस हैं Q1 Q2 लेट सपोज, ओके, मैं इन चार्जेस को फिर से यहां पे बना रहा हूं। तो लेट सपोज मेरे पास दो चार्जेस थे प्लस Q1 एंड प्लस Q2, दीज आर द टू पॉइंट चार्जेस, और इन दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच का डिस्टेंस लेट सपोज कितना है, R है, ओके। Let's suppose the charges distance between these two charges is small r. So अब ये दोनों लाइक चार्जेस हैं, डेफिनेटली दे विल रिपेल ईच अदर, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, बट कितने फोर्स से करेंगे ये जानना बहुत जरूरी है हमारे लिए। सो कूलम सर ने ये कहा कि ये F ये है प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्जेस, और दो जो चार्जेस दिए हैं उन दोनों के बीच प्रोडक्ट का, साथ में ये जो है आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दैट। सो दिस इज व्हाट ही सेड कि जो आपका फोर्स होगा दैट विल बी द proportional to the product of the magnitude of two charges and inversely proportional to the square of distance between that. So अगर इनको हम combinedly देखें ये हमें देता है Q1 Q2 by R square. This is what the Coulomb's law. Now अब हम बात करें कि इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। तो जैसा मैंने यहां बताया आपको
कि फोर्स विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। ये जो 2 पॉइंट चार्जेस हैं इनके बीच का, इनको जो लाइन ज्वाइन करेगी दिस वन, इसके अलोंग ये एक्ट करेगा। हाउ? देखिए इस Q1 को ये Q2 रिपेल करेगा, तो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, हम इसको ऐसे पढ़ेंगे। सिमिलरली ये Q1 इस Q2 को रिपेल करेगा, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। नाउ वी नो बोथ forces are opposite in direction, right, but their magnitude will be same. So force being a vector quantity, हम इसको vector quantity भी लिख सकते हैं like this, ठीक है, इसकी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगी। तो ये जो फोर्स है आपका, इट विल एक्ट अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, पहली बात। अब हम आगे बढ़ते हैं। सो इसमें अब जब हमने प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाया तो हमारे पास K एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आया, ओके, Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, और इस K की वैल्यू होती है बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन। दिस इज द वैल्यू ऑफ K, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट। और यहां पे एप्सिलॉन जो है आपका, एप्सिलॉन जो है वो है आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन इज द परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिसका वैल्यू होता है एप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ओके, एप्सिलॉन नॉट क्या है आपका? एप्सिलॉन नॉट जो है यहाँ पे आपका एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ द मीडियम है, एंड एप्सिलॉन आर जो है दैट इज द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अब हम इसके आगे बात करें, सो देखिए जब मैं इस वैल्यू को पुट कर दूंगा इसमें, सो हमें मिल जाएगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 by R square. This will be the value of forces between 2 point charges, 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Now एयर के लिए या वैक्यूम के लिए, हम वैसे वैक्यूम कंसीडर करते हैं, एयर को भी वैक्यूम की तरह ही माना गया है। सो फॉर वैक्यूम और एयर, दिस एप्सिलॉन आर रिलेटिव परमिटिविटी की जो वैल्यू है वो क्या है आपका 1 है, और जो ये एप्सिलॉन नॉट था एब्सोल्यूट परमिटिविटी, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 की पावर माइनस 12। यूनिट कैसे निकालेंगे ये भी सीख लेते हैं। देखिए एप्सिलॉन नीचे आया है, ये ऊपर जाएगा, सो फोर्स यहां आ गया, दिस विल बी Q1 Q2 कूलम कूलम, सो कूलम स्क्वायर अपॉन what is this? F is Newton meter square. So this will be the value of epsilon naught from here. So अगर हम इस फोर्स को एयर के लिए लिखें, तो एयर के लिए ये फोर्स हो जाता है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by R square. Okay, this will be the force between 2 point charges when they are kept in air. F is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square. Now इसके बाद अब हम थोड़ा सा इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि ये एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर की बात जो की, ये एप्सिलॉन जो था आपका वो है क्या एक्चुअली। तो देखिए एप्सिलॉन जो है वो एक परमिटिविटी है। एप्सिलॉन को हम क्या बोलते हैं? परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जो मैंने लिखा थोड़ी देर पहले। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे? सो एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हैं, वो इनिशियली एयर में रखे हुए हैं, राइट? सो डेफिनेटली दे विल either attract or repel with each other with some force, right? but let's suppose उसी 2 पॉइंट चार्जेस को हम लेके चले गए कहाँ? वाटर में। so when we will kept these 2 पॉइंट चार्जेस in water, क्या होगा? इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा that will become lesser, ठीक है? क्यों लेसर हो गया? क्योंकि अब मीडियम चेंज हो गया है, ठीक है? सो मीडियम की ऐसी क्या प्रॉपर्टी थी जिसकी वजह से आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन चेंज हुआ? उस प्रॉपर्टी को हमने क्या नाम दिया? परमिटिविटी। सो परमिटिविटी ऑफ मीडियम क्या हो गया? इज दैट प्रॉपर्टी व्हिच अफेक्ट्स द फोर्सेस बिटवीन और फोर्स बिटवीन 2 चार्जेस और 2 पॉइंट चार्जेस व्हेन दे केप्ट इन सम मीडियम। सो यहां पे हमारे पास
एयर के लिए क्या हो गया, F इक्वल टू 1/4πε0। अब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यों है ये भी समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने एग्जांपल देखा कि जब हमने एयर में रखा तो फोर्स मान लीजिए F है, ठीक है। जब हम इसको वाटर में ले गए अपने चार्जेस को, ये सिस्टम ऑफ चार्ज को जो था हमारे पास, उसको जब हम वाटर में लेके गए, सो व्हाट इज द केस नाउ, हमारे पास जो केस है बच्चों वो ये है कि अब फोर्स कम हो जाएगा, ठीक। मतलब क्या हुआ, जो प्रॉपर्टी थी मीडियम की, परमिटिविटी जिसे हम कह रहे हैं, वो बढ़ गई। सो अगर कोई चीज बढ़ने से दूसरी चीज कम हो रही है तो रिलेशनशिप क्या आता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, राइट। इसलिए क्या आया आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल फोर्स के, ये एप्सिलॉन, दिस वन, ठीक है। इसके बाद अब ये 4 पाई का रीजन क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो देखिए यहां पे हमारे पास अगर लेट सपोज एक पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। मैं अभी पेन को रख देता हूं। सो हमारे पास अगर ये पॉइंट चार्ज है लेट सपोज, ठीक, तो इस पॉइंट चार्ज का इन्फ्लुएंस कितने एरिया में होगा, एक ये 360, ठीक है, दैट इज 2 पाई, और एक ये। सो मतलब एक स्पेरिकल ऑरा होगा इसका, राइट। तो स्पेरिकल ऑरा के केस में क्या हुआ, कितना कवर कर लिया इसने डिस्टेंस, 4 पाई, दैट इज 720 डिग्री। सो जब भी आपका कोई चार्ज या तो मीडियम में रखा हुआ है, एयर में या फिर वाटर में, तो इसका इन्फ्लुएंस कितना है 720 डिग्री, और इस 720 डिग्री में ही जो आपका परमिटिविटी है साथ में मिलके फोर्स को इन्फ्लुएंस करेगी, इसलिए 4 पाई एप्सिलॉन को हम साथ में लेके आए। फॉर एयर इट विल बी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब मान लीजिए एयर में नहीं है, किसी मीडियम में है, अदर देन एयर, सो अदर देन एयर के केस में ये जो आपका फोर्स है, ठीक है, हमने मान लीजिए इसको F डैश नाम दे दिया, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r Q1 Q2 बाय r स्क्वायर, ये फोर्स हो जाएगा आपका, ठीक। सो अब हम इसमें थोड़ा सा आगे एक मॉडिफिकेशन और पढ़ लेते हैं। मान लीजिए अगर ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है, तो अगर मैं सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड कर दूं, सो व्हाट आई विल गेट F डैश अपॉन F इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r। इन दोनों इक्वेशंस को अगर मैं डिवाइड करता हूं सेकंड को फर्स्ट से, सो व्हाट आई विल गेट F डैश बाय F इक्वल टू 1/एप्सिलॉन r। इट मींस व्हाट, जो F डैश है वो F का 1/एप्सिलॉन r टाइम्स हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि अगर मेरा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन दो स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में एयर में F है, सो अगर मैं उसको किसी और मीडियम में रख दूं, ओके, सो उस मीडियम की जो रिलेटिव परमिटिविटी होगी दैट इज एप्सिलॉन r, उतने टाइम वो फोर्स कम हो जाएगा। ये हमें ये बताता है, ये बोर्ड में कई बार पूछा गया है। इवन आपके जो नीट और जेडब्ल्यू के एग्जाम्स होते हैं उसमें भी कई बार ये इनिशियली कॉन्सेप्ट आया, क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो इस चीज को आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो ये हो गया हमारे कूलम्स लॉ का बेसिक। अब हम बात करते हैं कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की। तो कूलम्स लॉ अगर वेक्टर फॉर्म में बात करें बच्चों, सो आई होप आपको ये सब क्लियर होगा, ओके। सो अब हमारे पास जो कूलम की इक्वेशन थी वो निकल के क्या आ गई, वो हमारे पास आ गया है कूलम का इक्वेशन F इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अभी मैं एयर के लिए कंसीडर करना चाहता हूं, ओके। सो F इक्वल टू कितना आ गया, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब यहां पे हम बात करते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की, विच इज कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। सो देखिए अगर हम वेक्टर फॉर्म की बात करें तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, दैट्स व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट द वेक्टर फॉर्म। और इसका जो डायरेक्शन, इट इज एक्टिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द लाइन विच इज जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस, मतलब इसके अलोंग ये F12 एंड F21। सो हम अगर वेक्टर फॉर्म की बात करें बच्चों, तो वेक्टर फॉर्म में हमारे पास क्या कॉन्सेप्ट है कि जो फोर्स है हमारा, दिस इज एक्टिंग अलोंग द लाइन, ओके, बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस जो इसको ज्वाइन किया हुआ है। तो यहाँ पे जो आपका मान लीजिए ये जो आपका डिस्टेंस था, व्हेन आई एम कंसीडरिंग Q1 फोर्स बिकॉज ऑफ Q2, तो ये मान लीजिए R12 है, ठीक है। और व्हेन आई एम कंसीडरिंग Q2 फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, ये आपका मान लीजिए R21 है, ठीक है।
ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज रहेंगी आपकी, ठीक है। R21 क्या हो गया, R2 वो डिस्टेंस हो गई या फिर पोजीशन वेक्टर हो गया आपका व्हेन आई एम कंसीडरिंग फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1, एंड R12 क्या हो गया आपका, वो पोजीशन वेक्टर हो गया व्हेन आई एम कंसीडरिंग द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2। सो अब मुझे अगर इस फोर्स को वेक्टर फॉर्म में लिखना है, लेट्स सपोज, तो व्हाट आई विल डू, हमें ये पता है किसी भी क्वांटिटी को अगर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, हम उसका स्केलर known है, स्केलर क्वांटिटी known है, so what we will do to convert the scalar quantity into vector quantity, if it is a vector quantity, हम उसके यूनिट वेक्टर से उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे यूनिट वेक्टर क्या आएगा, AR, ये जो आपका रेडियस था, ठीक है। या फिर इसको हम एक काम करते हैं, इसको हम R कैप के नाम से लिख लेते हैं राइट नाउ। ये एक जनरलाइजेशन फॉर्म हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। नाउ अब हम बात करें फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2, मतलब फोर्स ऑन फर्स्ट चार्ज ड्यू टू 2, तो क्या हो जाएगा बच्चों, इट विल बी Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R इज द मैग्नीट्यूड, तो एज इट इज आएगा। ये R कैप क्या हो जाएगा आपका, R12 कैप, ओके। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है, यूनिट वेक्टर का आपका फॉर्मूला होता है R कैप 12, अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं तो वेक्टर R डिवाइड बाय मॉड ऑफ R12, ठीक है। यहां पे एक बात इंपॉर्टेंट है कि R12, R21 और R ये सब मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, ठीक है। सो अब इसको मैं आपका इस तरीके से भी लिख सकता हूं, R12 अपॉन R, बिकॉज दीज आर सेम। तो यहां पे मुझे क्या मिल जाएगा, जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगा, आई विल गेट F12 इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ R स्क्वायर एंड R मिलके आपस में बेसिस आर सेम, सो पावर विल गेट एड अप, राइट। सो यहां पे क्या मिल जाएगा आपको, R क्यूब, और यहां क्या मिल गया आपको, R वेक्टर 12, ओके। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन, लेट्स सपोज। ये क्या हो गया आपका, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। नाउ अब हम बात करें फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1, तो सिमिलरली हम ये लिख सकते हैं, सिमिलरली वी कैन राइट F21 वेक्टर फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 विल बी हाउ मच, Q1 Q2 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R क्यूब and R21, right? We can write this thing, okay. This is our second equation. Now what is the case we have, this is our second equation, okay. Now what is the case we have, see, R12 is in this direction and R21 is in this direction. Both are the position vector are equal in magnitude but opposite in direction. So what will be the case here, R12 will be equal to minus of R21, right. So if I will put the value of R21 or vice versa, or you can write it as R21 is equal to minus of R12, right. So if I will put R21 is equal to minus R12, what I will get, F21 is equal to minus, and I am taking out, so Q1 Q2 by 4 pi epsilon naught R cube, and R21 is now minus of R12, minus I have taken out, and this will be R12, okay. Now what is this formula, if we will see, this is nothing but F12, this whole part, okay. So this will give me what, F21 is equal to minus of F12, okay. So as we have started the Coulomb's law, मैंने आपसे कहा था कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन होगा वो एक दूसरे के अपोजिट होगा, राइट। मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। तो ये हमारा जो फाइनल F21 इक्वल टू माइनस F12 निकल के आया है। यहां से हमें क्या मालूम पड़ रहा है कि दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, बट माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये जो आपका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्शन जो भी है एज पर द चार्जेस,
वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है. ओके, एंड दिस इज व्हाट द वेक्टर फॉर्म ऑफ द कूलम्स लॉ. एंड उसका डायरेक्शन के साथ में रिलेशन भी कि बोथ आर एक्टिंग along the line but opposite to each other, right? So I hope आप लोगों को आज ये कूलम्स लॉ समझ में आया होगा. ओके, एक बार मैं शॉर्ट में फिर रिवाइज करवा देता हूँ. कूलम्स लॉ क्या था? कूलम्स लॉ ये था कि दो अगर स्टैटिक पॉइंट चार्जेस हैं तो दोनों स्टैटिक पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन जो भी होगा that will be equal to the product of magnitude of those two charges and inversely proportional to the square of distance between them. हाँ, एक चीज और मुझे ध्यान आ रही है, वो भी आप समझ लीजिए. ठीक है, मैं इसको मिटा देता हूँ. जो एक टॉपिक और चीज रह गई है. Initially we have said that it follows the inverse square law, right? It follows the inverse square law. ये जो दिया हुआ है, ठीक, इसकी बात करना मैं भूल गया, so sorry. So देखिए F इज इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, राइट? तो यहां पे जो फोर्स है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके हमारे स्क्वायर द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू चार्जेस. ओके, सो यहां पे इसका मतलब क्या हुआ? जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा, ओके, जो हमारा फोर्स है वो कम होगा. बट कैसे कम होगा? स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस के. दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग एज इट फॉलोज द इनवर्स स्क्वायर लॉ. ठीक है, तो इसका ग्राफ क्या बन जाएगा? इसका ग्राफ हो जाएगा बच्चों आपका F ये हो गया, R स्क्वायर ये हो गया. ठीक, तो इसका ग्राफ जो कुछ बनेगा जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ेगा इसका ग्राफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल की तरह इस तरीके से कम होता जाएगा. ठीक है, this will be the graph between the force and the square of the distance between two charges. So ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि it follows the inverse square law. So I hope कि आपको कूलम्स लॉ आज समझ में आया होगा. कोई भी अगर डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा नीचे. ओके, I will be happy to solve your comment. Sorry, I will be happy to solve your doubts. Okay, not comment. थोड़ा गड़बड़ हो जाता है ज्यादा देर तक बोलो तो. एंड अगले टॉपिक जो हम कवर करेंगे दैट विल बी द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, बट मैं इसको कवर करूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद, क्योंकि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल आपका वेक्टर फोर्स में भी अप्लाई होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अप्लाई होता है, राइट? सो अगला जो टॉपिक रहेगा आपका वो रहेगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज. आई होप आपको लेक्चर आज का समझ में आया होगा. Okay, God bless you all. Stay safe and stay happy. Namaste. Thank you.